हरे कृष्णा दोस्तों, मैं उषा श्रीवास्तव उषा राज गाज़ियाबाद से आज आप सभी को अपने जीवन की कुछ ऐसी झलक दिखाना चाहती हूँ जो अभी तक आप नहीं जान पाए हैं। रसोई से लेकर के साहित्य जगत में हम कैसे पहुँचे और क्या क्या पड़ाव आया बीच में, क्या क्या समस्याएं आई, क्या क्या लेखनी कैसे सुधरी, ये सभी मैं आज आपको बताऊंगी। दोस्तों, बचपन में ही कविता सबके अंदर रहती है। कोई उस कविता को जी लेता है, लिख लेता है, और कोई उस कविता को नहीं लिख पाता है। इसी तरीके से कुछ हमारा सफ़र रहा। बहुत शौक़ थी कि कुछ कर पाऊँ, कुछ आगे बढ़ पाऊँ, जीवन में समाज में कुछ ऐसा करूँ जो थोड़ा हट कर हो। तो सभी का बचपन लगभग एक जैसा बीतता है। माँ का प्यार, पापा का प्यार सबको पाते हुए जब शादी हुई तो एक समय आया कि बहुत कुछ करने का मन था, परंतु बच्चों के कारण नहीं कर पाई, क्योंकि घर छोड़ करके एकल परिवार में रहना बहुत कठिन हो जाता है, सब कुछ मैनेज करना। तो बच्चों को संभालने में थोड़ा वक्त लगा। अब मैं आप सभी को अपने जीवन के कुछ दृष्टांत ऐसे बताती हूँ कि जो मैं अपने समय में अपने कैरियर के लिए नहीं कर पाई, वही चीज़ उससे ज़्यादा मान सम्मान मैंने साहित्य में प्राप्त किया। और मैं इस बात के लिए सौभाग्यशाली हूँ और अपनी माँ को याद करती हूँ आज की। माँ ने एक दिन जब मुझे याद आता है कि जब मैंने लेखन शुरू किया था तो मैंने अपनी माँ को छोटी छोटी वीडियोस बनाती थी और छोटे छोटे ऑडियोज़ में अपने पापा के पास भेजती थी। तो पापा तुरंत सुनाते थे मम्मी को, और मम्मी कहती थी कि देखो कितना अच्छा लिखती है। फिर वो रोने लगती थी, क्योंकि रिश्तों पर जब भी मैं लिखती थी तो वो रोने लगती थी। फिर एक दिन उन्होंने फ़ोन उठाया और मुझे बोला फ़ोन करके कि सुनो, तुम कविता लिखा करो। मैंने कहा कि मम्मी बस ऐसे ही टाइम पास कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, जब महादेवी वर्मा इतना बहुत कुछ कर सकती हैं उस ज़माने में, तो तुम लोग तो आज के ज़माने की हो, तुम कुछ ना कुछ कर सकती हो, तुम लिखो, अच्छा लिखोगी। तो मैंने कहा नहीं मम्मी, बहुत बड़ी बात है कि मैं कुछ लिखूं, लिखना आसान काम नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम कर सकती हो और मुझे पता है कि तुम कर सकती हो। तो वो जो माँ की एक प्रेरणा, वो एक किक मिलना मेरे अंदर आया। वास्तव में वही मेरे अंदर एक कहते हैं कि कविता सबके अंदर रहती है, कुछ ना कुछ लेखन, लेकिन विधा जानना, गीत क्या होता है, गज़ल क्या होता है, छंद क्या होता है, मुक्तक क्या होता है, इन सब को जानना और पढ़ना सबसे महत्वपूर्ण होता है। पढ़ना, वो तब जागृत हुआ कि मैं अच्छा कैसे कर सकती हूँ। देखिए, लिखने वाले तो बहुत हैं, क्योंकि जब मैं सोशल मीडिया पर आई तो मैंने देखा कि लेखकों की भरमार है, एक नहीं हजारों हजार। परंतु कुछ अगर आपको अलग करना है तो आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, अलग चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, अलग चीज़ें आपको करने के लिए बहुत ही बारीकी से एक एक शब्द को गढ़ना पड़ेगा, गूँथना पड़ेगा। रात रात नींद नहीं आती है एक एक शेर पे। इस तरीके की कुछ जर्नी रही। और उसी बीच में मैंने सोशल वर्क भी बहुत किया है, क्योंकि एक सभा से मैं जुड़ी रही और मुझे याद है कि 2015 से लेकर के मैं उस सभा के लिए समर्पित थी पूरी तरीके से, कि मुझे लगता था कि ये मेरे सब कुछ है मेरे लिए। और बहुत कुछ उस सभा ने मुझे सिखाया, ऊपर उठना, नीचे गिरना और लोगों को पहचानना मैंने वहाँ पर सीखा कि कैसे हमको लोगों को समझना है। क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है जब हम समाज में कदम रखते हैं, तो समाज में कदम रखने के लिए अपने अंदर सबसे पहले झांकना पड़ता है कि हम कहाँ तक सही हैं। और ये याद रखिए, जो भी मुझे सुन रहे हैं मैं उनको ये भी बताऊँगी कि अगर आप सही रास्ते पर हैं तो ये विश्वास मानिए कि आपको गलत लोग नहीं मिलेंगे, और जो गलत होंगे वो दूर हट जाएंगे। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा। और फिर धीरे धीरे लेखनी सुधरती गई। किसी ने मुझे ये कहा कि ये जो तुम 4 पंक्तियाँ लिख रही हो, इसमें बाद वाला शब्द तुकांत होता है। अब शब्द में आया कि तुकांत क्या होता है, फिर गूगल पे सर्च करना तुकांत क्या होता है, वो तुकांत मिला। उसके बाद फिर किसी ने, मैंने कुछ ऐसे ही लिख करके भेजा तो किसी ने मुझे कहा ये काफ़िया यहाँ पर ठीक करो, ये सही नहीं, बहर। फिर दिमाग में आने लगा कि ये काफ़िया क्या होता है, ये बहर क्या होती है, ये क्या होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जब जो
किसी ने भी समाज में अगर मुझे टोका तो सबसे पहले मैंने आत्मनिरीक्षण किया कि वाकई क्या होता है। तो जब धीरे 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 एक ट्रैक मिला, लोगों को पसंद आने लगी चीज़ें जब मैं डालती हूँ, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे किसी ग्रुप्स में हो, तो वास्तव में कहते हैं कि आप उषा जी मेहनत करती हैं। तो ये एक जो बात होती है कि आप मेहनत करती हैं, वाकई अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी और लोगों के भी समझ में आती हैं। और एक बात याद रखिएगा जो मैंने अपने जीवन में अपनाया है कि कभी किसी से मत कहिए कि मेरी ज़रूरत जहाँ हो आप। कई बार मैं देखती हूँ कि लोग अवसर मांगते हैं, कई बार मैं देखती हूँ कि लोग जाने के लिए कहीं लालायित रहते हैं मंच के लिए। बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि मंच अपनी जगह है और साहित्य अपनी जगह है। एक बहुत बड़ा मेजर फ़र्क है। मेरी किसी से बात हो रही थी, बहुत बड़े गज़लकार थे, तो उन्होंने कहा कि उषा लेखनी पे ध्यान देना, मंच पे ध्यान मत देना, क्योंकि लेखनी सशक्त होनी चाहिए और वो हमेशा के लिए सजोई जाएगी साहित्य जगत में उसका नाम रहेगा और वो हमेशा के लिए सजोई जाएगी। तो ये बात भी मुझे समझ में आई कि मुझे लेखनी को सशक्त करना है और कोशिश यही मेरी रहती है कि यदि मैं 4 पंक्तियाँ भी लिखूं तो वो हर पंक्ति कुछ ना कुछ समाज में संदेश देती हो, कुछ ना कुछ उससे लोग सीखें, उसको पढ़ के लोग जानें कि हाँ इसमें कुछ बात है। तो वो असली कविता है, वही बाकी रही बात कि बहुत सारे लोगों को मैं एक बार, मुझे याद है कि मैं दादा कुंवर बेचैन दादा के घर गई, तो मैंने वहाँ पर जो पॉजिटिविटी महसूस की वंदना दीदी के निमंत्रण पर, तो जो मैंने वहाँ महसूस किया, वास्तव में मैं अपनी ऊर्जा को कैसे बताऊं कि मुझे लगा कि एक मंदिर में जो शांति मिलती है, मंदिर में तो क्राउड कभी कभी मिल जाता है, लेकिन एक मंदिर में जो आप पीस महसूस करते हैं, उसी वाइब्रेशन के साथ हम वहाँ पर बैठे थे और चारों तरफ से जो साहित्य की ऊर्जा आ रही थी दादा के घर से, वो साहित्यिक ऊर्जा कितनी प्रशंसनीय थी, कितनी प्रगाढ़ थी, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। वो आप तब महसूस करेंगे जब आपने वास्तव में साधना किया हो साहित्य को लेकर के। साहित्य लिखना, कुछ भी लिख देना और साहित्य की साधना करना, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। तो यदि आप साधना करना चाहते हैं, और इसी बीच मैं एक अपनी बात आपके समक्ष रखती हूँ कि जो मेरा एक दायरा था कि हाँ, अपने परिवार को संभालते हुए, बच्चों को संभालते हुए, पतिदेव की सारी ज़रूरतों का पूरा करते हुए, परिवार को चलाते हुए, मैंने साहित्यिक जगत में मान सम्मान बहुत पाया। उसकी मैं जितनी ईश्वर की समक्ष शुक्रिया अदा करूं कि वास्तव में ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया। तो जब मेरी लेखनी धीरे धीरे आने लगी तो मुझे एक दिन आकाशवाणी से निमंत्रण आता है दिल्ली में। दुष्यंत कुमार जी जो गज़लकार थे, तो उनके जन्मदिन के अवसर पर वो आया निमंत्रण आदरणीय दिल्ली से बैरवा सर का कि आप आइए और यहाँ पर आपको गज़ल पढ़नी है। तो मुझे याद है कि तब मैंने गज़ल पढ़ी और मुझे वो दिन भी तब याद आ रहा था जब मैंने पहली बार ट्रू मीडिया में कदम रखा था। और मैं जब यहाँ आई तो ये हुआ कि थोड़ा सा आप पढ़िए। मुझे याद है मेरे पैर में चोट लगी थी और मेरे पतिदेव मुझे लेकर के आए और यहाँ पर कहा कि नहीं, तुम्हारा अगर है तो तुम्हें प्रेजेंटेशन देना है। जब मैंने पहली बार मंच किया यहाँ पर आकर के, तो मुझे जितने लोगों ने सुना, उन्होंने कहा लग नहीं रहा है कि आप पहली बार पढ़ रही हैं, बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, आप लिखिए और पढ़िए अच्छा। तो ये जो मनोबल बढ़ाने वाली बात होती है, मैं उम्मीद करती हूँ मुझे जितने लोग सुने कि आप कभी भी अगर कोई लेखनी चला रहा है तो चला रहा है, ये बड़ी बात है, और उसको अगर मनोबल आप बढ़ाते हैं तो वो एक दिन अच्छा ज़रूर करेगा, ये पूर्ण विश्वास है मुझे। एक एक पल, एक एक कदम, बहुत सारी गोष्ठियाँ किया, बहुत सारी जगह आने जाने लगी, चाहे दिल्ली के आसपास के एरिए में जाने आने लगी। फिर एक दिन आता है आकाशवाणी से ही दूसरा निमंत्रण आता है मुझे कि आपको सर्वभाषा कवि सम्मेलन रांची के लिए निमंत्रण आया है और आप चलिए। तो थोड़ा सा मैं एक बार तो सोची कि कैसे इतनी दूर जाऊंगी, परंतु मैंने कहा ठीक है, अगर आपको भरोसा है तो मैं चलती हूँ। और वास्तव में मैंने वहाँ ये महसूस किया कि
जब वो प्रोग्राम हो रहा था हम गए बाई एयर। मैंने पहली बार अपनी जर्नी में मतलब वैसे तो आना जाना हुआ है, लेकिन जब हम साहित्यिक जगत में और गवर्नमेंट के पैसे से गए तो मुझे लगा कि नहीं, मैं कुछ कर सकती हूँ। और वो पल जो 2-3 दिन की सारी सुविधाजनक और अच्छे से बीता, मेरे लिए बहुत ही खुशनुमा माहौल था और बहुत ही सशक्त मंच था वो, क्योंकि उसमें जब हम कहीं जाते हैं तो एक जगह के लोग होते हैं, परंतु वो ऐसा मंच था कि उसमें 22 मूल कवि, हमारी जो संविधान में 22 मूल भाषाएं हैं, 22 मूल भाषाओं के 22 मूल कवि आए थे और उन 22 मूल कवि 22 कवियों ने अनुवाद किया था। तो उसमें बोडो भाषा के कवि जो थे उनकी मैंने रचना को लिया था और बोडो भाषा की ऊपर जो वो रचना थी अतुकांत बिल्कुल ही कि वहाँ पर ऐसा था, हर परिस्थिति एक तरह से, और उसको मैंने बहुत खूबसूरती से, बहुत मेहनत से और बहुत एक खुशी मन से उसको गज़ल में डाला और बहुत पसंद आया। आकाशवाणी के जितने अधिकारी थे सबको बहुत, रांची के जितने अधिकारी थे सब ने बहुत ही मुझे अप्रिसिएट किया कि नहीं ये बहुत सुंदर, क्योंकि बैरवा सर ने भी ये चीज़ कहा कि आज जितने भी यहाँ पर कवि आए हैं उसमें उषा जी की गज़ल बहुत बेहतरीन रही। मैं तारीफ़ करता हूँ इस चीज़ की। तो मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी बात है कि दिल्ली के एक सरकारी अधिकारी आकाशवाणी के मेरी गज़ल की तारीफ़ किया उन्होंने। तो फिर धीरे धीरे बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता रहा और आना जाना अभी भी मेरा जारी है। बहुत सारी पुस्तकें, 6-7 पुस्तकों का सामूहिक जो संकलन आया उसमें भी हमारी कविताएं आई और बहुत ही जल्दी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी एक गज़ल आए। और ये बात भी है कि गज़ल की पुस्तक लाना आसान नहीं है, लेकिन यदि सभी का साथ रहा और सभी का मेरी मेहनत, मैं पूरी उम्मीद है कि मैं घर परिवार को चलाते हुए और अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जीते हुए मैं गज़ल की पुस्तक बहुत जल्दी लाने का पूरा प्रयास करूँगी और चाहूँगी कि मेरी पुस्तक से जो मैंने सीखा वो लोगों को भी समझ में आए, लोग भी सीखें उस पुस्तक से, क्योंकि हमारा काम और हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। और इसी बीच एक बहुत ही माननीय के द्वारा मुझे अभी मानद उपाधि भी प्राप्त हुई डॉक्टरेट की, तो तब मुझे ये जिम्मेदारी मेरी कई गुना बढ़ गई उस समय, क्योंकि उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं अपने साहित्य को वहाँ तक पहुँचाऊँ जहाँ तक ज़रूरत है, क्योंकि अब मैं हल्के में नहीं लिख सकती हूँ और जो भी लिखूँगी चाहे वो किसी भी नवरस में कोई भी रस हो, एक एक पंक्ति उस पे आधार लेकर के, किसी विषय को लेकर के, किसी सकारात्मक सोच या जो भी समसामयिक परिस्थितियाँ चल रही हों, आशा करती हूँ कि बहुत जल्द ही आपके समक्ष ये सारी चीज़ को समेटते हुए एक पुस्तक जरूर लाने का पूरा प्रयास करूँगी। ईश्वर ने चाहा तो साहित्य जगत में मैं बहुत कुछ करने का भी सोचा है। कुछ जिम्मेदारियाँ भी होती हैं जिसके हम लोगों को, खासकर महिलाओं के ऊपर जिम्मेदारी बहुत अत्यधिक हो जाती है। तो मैं अपने सभी युवाओं को, जो भी हम मुझसे सीखना चाहते हैं या मुझे मतलब मैं किसी को अगर बता सकती हूँ तो मैं सदा अपने से छोटों का, जो मुझसे छोटे हैं, मैं उनका आह्वान करती हूँ कि अगर कुछ मेरे लायक हो तो ज़रूर बताएं। मैं सभी के लिए बताने के लिए तत्पर रहती हूँ हमेशा। इसी उम्मीद के साथ मैं उषा श्रीवास्तव आप सबसे विदा मांगती हूँ। हरे कृष्णा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।